लास्ट क्वेश्चन यही है कि अब थोड़ा सा ये बता दें कि सब्जेक्ट कितने होंगे, पहले जैसे 5-6 सब्जेक्ट होते थे 10th प्लस 2 के बाद, है ना? +1 +2 में उसको स्ट्रीम अलॉटमेंट होता था कि बच्चा आर्ट्स में जाएगा, बच्चा कॉमर्स में जाएगा, बच्चा मेडिकल में जाएगा, नॉन मेडिकल में जाएगा, साइंसेज में कैसे उसको जाना है। तो अब वो स्ट्रीम सिस्टम सारा समाप्त हो गया। अब बच्चे को क्या करना है कि सपोज, तो एक तो बड़ा बदलाव ये है कि हमारी जो 5वीं तक की जो शिक्षा होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए। दोस्तों सत श्री अकाल, और आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही अहम होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो का सीधा सरोकार आपके बच्चे के भविष्य से है। और मेरी आपसे यही अपील है कि अगर आप कहीं बाजार में, दुकान में, कहीं रास्ते में बैठ करके इस वीडियो को सुन रहे हो तो इसको वीडियो को अभी सेव कर दो, अपनी आईडी से शेयर करके रख लो। इसको आराम से अपने ऑफिस में, अपने घर में जाकर के आप इसको वीडियो को देखना, क्योंकि ये बात हो रही है कि नई जो शिक्षा नीति है वो आई है अब। और अब से पहले क्या होता था कि जब हमारा बच्चा 10th में, 8th में, 10th में जाता था तो हर कोई पेरेंट यही सलाह करता था, ये सोचता था उसके दिमाग में कि मैं अपने बच्चों को मेडिकल दिलवाऊंगा, नॉन मेडिकल और आर्ट्स के अंदर लेके जाऊंगा, तो कौन सा उनको सब्जेक्ट किस फील्ड के अंदर लेके जाना है, तो ये सोचते थे। लेकिन अब वो नीति बिल्कुल पूरे तरीके से चेंज हो गई है, क्योंकि जो नीति 1992 से लेकर के अब तक, लास्ट जो चेंज हुआ था पीवी नरसिम्हा राव के समय में 1992 में, उससे लेकर के आज तक कोई चेंज नहीं हुआ था। जो नीति अब तक चली आ रही थी, अब वो नीति पूरे तरीके से चेंज हो गई है। तो हमारे साथ में एजीएस स्कूल की प्रिंसिपल मैडम मौजूद हैं, जिनके पास बहुत सारा ऐसा एक्सपीरियंस है, और इस नए जो चेंज है इसको लेकर के उन्होंने बड़ी स्टडी किया है, और अपने जो टीचर हैं उनको भी ये समय समय पर बताते रहते हैं, उन्होंने सेमिनार भी लगाए हैं इसको लेकर के। तो अब ये क्या है नई शिक्षा नीति और इसमें क्या बदलाव आए हैं, तो इसको लेकर के आप लोगों तक ये जानकारी हम पहुंचाने जा रहे हैं। तो बिल्कुल इस पर आपका स्वागत है जी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो ये क्या है जी नई नीति जो आई है, इसके बारे में बताओ जी पहले, ये क्या है? NEP एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि NEP इज न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी नहीं है, ये है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सबसे पहले स्वतंत्र भारत में जो एजुकेशन पॉलिसी आई, वो एजुकेशन पॉलिसी आई 1968 में, और उसके बाद पॉलिसी आई 1986 में। 86 वाली पॉलिसी में जैसा अभी आपने बताया कि 92 में इसमें थोड़े बदलाव हुए, लेकिन 92 के बाद आज तक कोई बदलाव हो नहीं पाए थे, यानी 2020 तक कोई बदलाव हुए नहीं। और फिर NEP 2020 आई। हालांकि जब ये इंसेप्शन से पहले, जब इंसेप्शन में आई तो इसका नाम भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी रखा, लेकिन उसके बाद फिर MHRD मिनिस्ट्री का नाम बदल के भी एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया, और इसको कहा कि नहीं, इट शुड बी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्यों? क्योंकि इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो भारतीय संस्कार और भारतीय संस्कृति, ये एजुकेशन पॉलिसी सिर्फ भारत में काम करनी है, इसलिए जो भारतीय संस्कारों और भारतीय संस्कृति को जोड़ के उसके हिसाब से बच्चों को शिक्षा दी जाए तो बच्चे ज्यादा सीख सकेंगे। जब बच्चे अपने इमोशंस को, अपनी क्रिएटिविटी को अपने भाषा में, अपनी रीजनल लैंग्वेज में वो एक्सप्लेन कर समझेंगे और उसको एक्सप्लेन करने की भी कोशिश करेंगे, तो उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट ज्यादा अच्छा आएगा। इसीलिए स्पेशली 5वीं तक की शिक्षा, यानी जो प्राइमरी एजुकेशन जो है, उसमें NEP में ये जोर दिया गया है कि ये जो शिक्षा होनी चाहिए ये रीजनल लैंग्वेज में होनी चाहिए, ये मदर टंग में होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी इमोशंस जिस भाषा में आती हैं उसी इमोशंस में हमें उन इमोशंस को शब्द देना, वैसे तो भावनाओं को शब्द देना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी अगर अपनी भाषा में अगर हम उनको शब्द देते हैं तो वो अच्छे शब्द दे सकते हैं, उनको अच्छे तरीके से समझ भी सकते हैं और अच्छे तरीके से उनको समझा भी पाते हैं। तो एक तो बड़ा बदलाव ये है कि हमारी जो 5वीं तक की जो शिक्षा होनी चाहिए वो मदर टंग में होनी चाहिए, और दूसरा वो रीजनल लैंग्वेज में हो तो अच्छा है। लेकिन अभी उससे, क्योंकि अभी तक कुछ रीजनल लैंग्वेजेस में सारी बुक्स अवेलेबल नहीं है, सिलेबस अवेलेबल नहीं है, पूरा करिकुलम अवेलेबल नहीं है पूरे यानी उसी रीजनल लैंग्वेज में, तो इसलिए अभी लगभग प्राइवेट स्कूल्स में हम वही इंग्लिश मीडियम में भी पढ़ा रहे हैं, कुछ हिंदी में भी बच्चों को बता रहे हैं। लेकिन प्रयास जो इंग्लिश मीडियम का एक हमारे दिमाग पे एक सवाल था कि हमारा हर पेरेंट भी चाहता था कि हमारा बच्चा हंसे भी तो इंग्लिश लैंग्वेज में हंसे, लेकिन वो चीजें जो हैं, मैं इंग्लिश के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ मैं भी, क्योंकि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, और इंटरनेशनल लैंग्वेज होने के नाते बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, लेकिन भारतीय होने के नाते हमें बहुत अच्छी हिंदी भी आनी चाहिए। हम साहित्यिक भाषा के, साहित्यिक हिंदी के शब्द सीखें, अच्छे शब्द सीखें, अच्छे तरह से अपने विचारों को एक्सप्रेस कर पाएं, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात होगी, ये एक अच्छा प्रयास है सरकार का। मैं इसमें बीच में रोकना चाहूंगा, जैसे आपने बोला कि 5वीं तक मदर टंग में चलेगा, मतलब हरियाणा की मदर टंग हिंदी है, तो 5वीं तक हिंदी ही में ही पढ़ाई कराई जाए। जी। तो अब वो इंग्लिश का कोई सब्जेक्ट तो होगा उसमें? हाँ जी, इंग्लिश सब्जेक्ट होगा उसमें। फाउंडेशन ऑफ न्यूमरेसी एंड लिटरेसी की बात हुई है, तो उसमें लिटरेसी में बेसिकली हमको हिंदी भी सिखानी है और उनको इंग्लिश भी सिखानी है थोड़ी सी, लेकिन
इनिशियली जो स्टार्टिंग के 3 इयर्स हैं उसमें बच्चों को उसको कहा है FLN, फाउंडेशन ऑफ लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि थोड़ी सी उनको भाषा सिखाई जाए, थोड़ा सा मैथ सिखाया जाए और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट सिखाने की जरूरत नहीं है। जब उनको भाषा का ज्ञान ठीक से हो जाएगा, जब उनको मैथ का थोड़ा सा ज्ञान ठीक से हो जाएगा, तो बाकी सब्जेक्ट तो बाद में कर लेंगे अच्छे से। तो बदलाव क्या आया जी, बदलाव इसके अंदर बदलाव बदला है जो सरल सी भाषा में हम इनको समझाना चाहते हैं? जैसा कि मैंने बोला, पहले तो हम यही देखते थे अपने बच्चे को आर्ट्स में लेके जाएं, कॉमर्स में लेके जाएं, तो अब क्या सोचें? अब इनको जो पेरेंट है इनको क्या सोचने की जरूरत है, क्या किस चीज पे ये ध्यान रखें थोड़ा? जी। एक तो एक बड़ा बदलाव इसमें ये आया कि जैसे पहले स्कूली शिक्षा की बात कर रही हूँ मैं, हायर एजुकेशन की बात नहीं कर रही हूँ। स्कूली शिक्षा में जो बदलाव है वो ये है कि पहले हम 10+2 सिस्टम अडॉप्ट करते थे, यानी बच्चा 10 साल तक प्राइमरी और मिडिल और ये 10वीं क्लास तक पढ़ लेगा, उसके बाद +2 +1 और +2 करेगा, और वहां पर +1 +2 में उसको स्ट्रीम अलॉटमेंट होता था कि बच्चा आर्ट्स में जाएगा, बच्चा कॉमर्स में जाएगा, बच्चा मेडिकल में जाएगा, नॉन मेडिकल में जाएगा, साइंसेज में कैसे उसको जाना है। तो वो स्ट्रीम सिस्टम सारा समाप्त हो गया। अब बच्चे को क्या करना है कि सपोज एक बच्चा मैथ्स में बहुत अच्छा है लेकिन उसका फाइन आर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो वो मैथ्स के साथ सिर्फ फाइन आर्ट्स पढ़ सकता है। एक बच्चे का कॉमर्स में इंटरेस्ट है, यानी वो बिजनेस स्टडीज पढ़ना चाहता है, लेकिन साथ साथ उसको फिजिक्स की नॉलेज भी चाहिए, उसका इंटरेस्ट है फिजिक्स में, तो वो फिजिक्स के साथ बिजनेस स्टडीज भी पढ़ सकता है। यानी उसको एक अलग से स्ट्रीम लेने की जरूरत नहीं है, वो कोई भी सब्जेक्ट किसी भी कॉम्बिनेशन में अपने इंटरेस्ट के हिसाब से और अपने मानसिक क्षमता के हिसाब से, जिसमें उसका इंटरेस्ट भी हो और एकेडमिक एक्सीलेंस भी वो ला सके, इस तरीके से वो विषयों का चयन कर सकता है। तो जो स्ट्रीम वाला जो सिस्टम है ये खत्म है, और जो ये 10+2 सिस्टम +2 वाला सिस्टम था, इट हैज बीन टोटली रिप्लेस्ड बाय 5+3+3+4। इस सिस्टम से ये रिप्लेस हो गया है। मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि 5+3+3+4 ये है क्या। 5 जो है ये है शुरू के 5 साल ऐसे जहां बच्चा 3 साल की उम्र से शुरू करेगा और 3 साल से वो 8 साल तक जाएगा। 3 साल से 8 तक शुरू के 3 साल जो हैं वो प्री प्राइमरी क्लासेस के हैं, और बाद के 2 साल उसमें 6 से 8 तक वाले वो फर्स्ट और सेकंड क्लास के हैं। फर्स्ट और सेकंड क्लास के बाद फिर बच्चा नेक्स्ट +3 में आएगा। +3 में दैट इज द प्राइमरी स्टेज, और उसमें 3rd, 4th और 5th करेगा और बच्चा 11 साल का हो जाएगा। उसके बाद वो अगले जो 3 साल हैं उसमें 6th, 7th और 8th यानी मिडिल स्टेज है वो 6th, 7th, 8th में आएगा, वो 16 साल का हो जाएगा, और फिर +1 एंड +2 वो 18 साल का बच्चा, यानी 3 साल से लेके 18 साल तक की जो विद्यालय शिक्षा है, जो स्कूली शिक्षा है, वो बच्चे 5+3+3+4 में ये करेंगे। 4 भागों में उसको डिवाइड कर दिया। जैसे आप भारतीय संस्कार और संस्कृति की बात कर रहे थे कि इस नीति के आने से उसमें बढ़ावा मिलेगा, उसको कैसे जोड़ा गया है, कैसे इसको लेकर के साथ में चलेंगे, इसके बारे में कुछ बताओगे आप? हाँ जी, एक्चुअली हम डेवलपमेंट की बच्चे का चहुमुखी विकास हो उसकी बात पहले भी करते थे, और अब भी इस एनईपी में हम 360 डिग्री डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। वो 360 डिग्री डेवलपमेंट ऐसे कि बच्चे का चहुमुखी विकास, चारों तरफ विकास होना चाहिए, लेकिन उसमें उन्होंने वेदों से और अपने संस्कारों से जो बात ली, उन्होंने कहा कि बच्चे के पास 5 तरह के कोष हैं। वो कोष कौन से हैं? वो फिजिकल है, इमोशनल है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है और स्पिरिचुअल है। यानी अन्न में कौन है, प्राण में कौन है, मन में कौन है, विज्ञान में कौन है और आनंद में कौन है। यानी वो जब स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं तो हम इनर सेल्फ की बात करते हैं, तो बच्चे को पढ़ने के बाद एक आनंद की अनुभूति होनी चाहिए। तो वो हमारा जो आध्यात्म है, जो हमारे स्पिरिचुअल लेवल पे जब बच्चों को हम बात करते हैं, हार्ट टू हार्ट इंटरेक्शन की हम बात करते हैं, तो वो ये उससे जोड़ने की कोशिश की गई है। अब मैं आपसे एक अगर थोड़ा छोटा सा सवाल करूं कि व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल, आप क्या कहेंगे? व्हाट इज द कलर ऑफ एप्पल? रेड। कभी येलो, रेड, गोल्डन ये सब होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि चाहे वो एप्पल गोल्डन है या रेड है या येलो है, उसका 10% वो पार्ट जो है वो ये है, 90% पार्ट ऑफ एप्पल इज ऑलवेज व्हाइट। लेकिन हम कभी बच्चों को ये बताते ही नहीं है। हम चाहे बुक्स में कटे हुए एप्पल का फोटो भी होता है, हम बस जो दिखाई दे रहा है उसको देख रहे हैं, और हम बच्चों को बताने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि बेटे 10% ऑफ 10% चलो नहीं भी बताना, तो हम उनको बता सकते हैं कि फ्रॉम इनर साइड द एप्पल इज व्हाइट ऑलवेज एंड आउटर साइड इज दिस। तो अब एनईपी में यानी हमें इनर सेल्फ, इनर अंदर अंदरूनी जो बच्चे के अंदर उनको जो कोई भी कंसेप्ट है, वो एनईपी कहती है कि बजाय इसके कि उनको हम 25 कंसेप्ट समझाएं, इससे अच्छा ये है कि उनको हम 2 कंसेप्ट समझाएं लेकिन डेप्थ में समझाएं। तो ये डेप्थ की बात है। जैसे मैं आपको एक बड़ा अच्छा सा एक एनेक्डोट आपके साथ शेयर करना चाहूंगी कि एक सी शोर पे एक बैलून सेलर एक बार खड़ा था और एक बच्चा दूर से उसको ऑब्जर्व कर रहा था। ऑब्जर्व करते हुए उस बैलून सेलर के पास वो बच्चा गया और बहुत सारे आसमान में उसने देखे कि कलरफुल बैलून्स वहां पर हैं, उड़ रहे हैं, बच्चे ले रहे हैं, उड़ा रहे हैं, और उन कलर्स में अब जैसे व्हाइट भी था, रेड था, येलो था, ग्रीन था, इस तरह के बहुत सारे तरह के कलर्स बैलून थे। एंड वो चाइल्ड ऑब्जर्व कि एक बैलून सेलर के पास एक ब्लैक बैलून भी है, बट नो चाइल्ड इज टेकिंग दैट बैलून। वो बच्चा धीरे से उस बैलून सेलर के पास जाता है कि अंकल ये ब्लैक बैलून भी ऊपर जा सकता है?
तो वो बड़ा स्माइल उसने पास की, उसने बड़े प्यार से उस बच्चे को समझाया कि बेटे इट इज नॉट द कलर विच इज टेकिंग द बैलून अप, इट इज ओनली द एयर विच इज देयर इनसाइड द बैलून, इट विल टेक। तो हमने क्या करना है कि बच्चे के अंदर का जो हम तो नॉलेज तो बच्चे को बहुत सारी दे रहे हैं, और नॉलेज आजकल फ्लोट भी कर रही है, इट इज इन द रीच ऑफ एवरीबॉडी। बच्चों के उसमें भी पहुंच में वो नॉलेज है, शिक्षकों की पहुंच में भी वो नॉलेज है, लेकिन उस नॉलेज को हाउ टू ट्रांसफॉर्म दैट नॉलेज इनटू विजडम, ये एनईपी का मुख्य उद्देश्य है। लास्ट क्वेश्चन मेरा यही है कि अब थोड़ा सा ये बता दें कि सब्जेक्ट कितने होंगे? पहले जैसे 5-6 सब्जेक्ट होते थे 10th प्लस 2 के बाद में, है ना? तो अब सब्जेक्ट उतने होंगे, सब्जेक्ट में कोई परिवर्तन नहीं है। तो मैडम अब लास्ट में सिर्फ मैं बिल्कुल सरल सी भाषा में 2 लाइनों में आप एनईपी के बारे में क्या बताना चाहोगे, थोड़ा बता दो। बस मैं यही बताना चाहूंगी कि एनईपी और आज के बदलते परिवेश में एनईपी बहुत अच्छा सिस्टम एक आया है, लेकिन इस बदलते परिवेश में हम तकनीकी युग में स्पेसिफिकली व्हेन टेक्निक्स आर गोइंग फार अहेड, बहुत तेजी से तकनीकी बदलाव हो रहे हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि इन तकनीकी बदलावों के साथ साथ, जैसे वो अंधे और पंगु की कहानी है, 2 फ्रेंड्स होते हैं, तो ये तकनीक बेसिकली अंधी है, और इस अंधी तकनीक को जो दृष्टि मिलनी चाहिए वो हमारी भारतीय संस्कृति और संस्कारों की मिलनी चाहिए, क्योंकि जब इस तकनीक को आध्यात्म की दृष्टि मिलेगी, स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि मिलेगी, तो ये जल्दी से भवसागर पार होगा, जल्दी से हमारे विद्यार्थी जो हैं वो सफलता के शिखर को छूटेंगे। जी, तो उम्मीद करते हैं कि जो भी आपके मन के अंदर कुछ डाउट होंगे और एनईपी के बारे में जितनी भी जानकारी मैडम ने आपको दी है वो आप तक पहुंच गई है। अगर इससे ज्यादा जानकारी आपके पास है तो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर कुछ आपके पास जानकारी होगी वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके साझा कर सकते हैं, और लोगों को आपकी जानकारी और आगे तक पहुंच सकती है। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है इसी एनईपी से रिलेटेड तो वो भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और अगली नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, सत श्री अकाल दोस्तों।